नहीं भैया, आप नहीं आ सकते, मैंने बोला ना। लेकिन क्यों दिव्या, तुम हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, और मैं नहीं आऊँगा? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? भैया, आप नहीं समझ रहे हैं, ये मेरे ससुराल वालों की ही चाल है। उन लोगों ने जानबूझकर आपको फ़ोन किया है ताकि आप आओ। और इसके बाद दिव्या ने पंकज को जो बताया उसे सुन कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, दिव्या, तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी सास की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम अपने भाई पर विश्वास रखो और अपने ऊपर ध्यान दो। मैं आता हूँ। कहते हुए पंकज ने फ़ोन रख दिया और निकल पड़ा अस्पताल की ओर। असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी और आज उसके ऑपरेशन की डेट थी। साथ ही साथ उसकी ननद रजनी भी संजोग से उसके भी ऑपरेशन की डेट आज ही निकल गई। दोनों ही ननद भाभी को बच्चा होने वाला था। शुरू में तो सबसे पहले दिव्या की मां बनने की खबर मिली थी, जिसे सुन दिव्या की सास आराधना जी खुशी से झूम उठी थी। लेकिन आराधना जी थी एक नंबर की कंजूस औरत। दादी बनने की खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इस समय के खर्चे को लेकर चिंता भी होने लगी, जिसके चलते उन्होंने मन ही मन दिव्या को मायके भेजने की तैयारी भी कर ली। सोचा था कि ऐसी हालत में देखभाल करना और फिर जांच कराना, टेस्ट कराना, डॉक्टर को दिखाना, बहू का ध्यान रखना, हॉस्पिटल के खर्चे, इससे अच्छा तो बहू मायके ही चली जाए, मेरी भी जान छूटेगी। खुद से ही सोच और खुद से ही मन आराधना जी ने फैसला ले लिया था कि 1 महीने बाद बहू को मायके भेज देंगी। लेकिन अचानक ही 1 हफ्ते बाद उनकी बेटी कविता का फ़ोन आया। कविता ने कहा, माँ, खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। बात करने पर पता चला कि कविता और दिव्या दोनों का ही 1 ही महीना चल रहा है। बेटी के माँ बनने की खबर से आराधना जी खुशी से बोली, बेटा, तूने ये खबर देकर तो मेरी उम्र बढ़ा दी, सोने पर सुहागा हो गया। बहू भी माँ बनने वाली है, तू भी माँ बनने वाली है, मैं नानी और दादी एक साथ बनने वाली हूँ। मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला और कौन होगा। बेटा, तू अपना ध्यान रखना, मैं तो बहू को मायके भेजने की सोच रही हूँ। कहते हुए अचानक से जाने आराधना जी के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने कविता से कहा, कविता, एक काम करना बेटा, तू भी यहीं आ जा और मैं बहू को मायके भी नहीं भेजूंगी। तुम दोनों साथ में रहना, एक ही डॉक्टर को दिखा देंगे, एक ही जगह इलाज हो जाएगा। माँ की बात सुन, कविता ने कहा, लेकिन माँ, आपके डबल खर्चे हो जाएंगे, आप ये भी तो सोचो। बेटी की बात सुन मुस्कुराते हुए आराधना जी ने कहा, अरे बेटा, कुछ भी नहीं होगा, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तू अपनी माँ को जानती नहीं है क्या? तू आ तो सही, क्यों फालतू में दामाद जी के पैसे बर्बाद करोगी? पैसे रहेंगे तो तुम लोगों के काम आएंगे। तो बस चुपचाप चली आ। बस फिर क्या था, माँ की बात सुन अगले दिन कविता भी आ गई। कविता की खबर सुन दिव्या भी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी कविता से कहा, दीदी, ये तो अच्छा है, अब हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, साथ में ही दिखाएंगे और साथ में एक ही अस्पताल में हमारे बच्चे भी होंगे। कविता भी खुश थी, दिव्या भी खुश थी, लेकिन आराधना जी के मन में कुछ और चल रहा था। बेटी को तो मायके बुला लिया, लेकिन अब आगे की प्लानिंग बाकी थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने दिव्या की माँ उमा जी को फ़ोन लगाया और बोली, बहन जी, मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। मैंने सोचा था कि दिव्या को भी आपके पास भेज दूंगी। ऐसे में माँ जैसा ख्याल रखती है
वैसा सास तो नहीं रख पाएगी। लेकिन अब जब दोनों ही ननद भाभी एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं, एक ही हालत में हैं, तो फिर क्या दोनों को अलग करना। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप दुखी मत होइएगा। आप अपनी बेटी से पूछते रहिए। उसे अगर कुछ खाने पीने का मन है या आपको अपनी बेटी को कुछ खिलाने का मन है तो आप पंकज के हाथों भेज दिया करिए। भाई, माँ की तो बात ही अलग होती है। और हाँ बहन जी, एक बात और कहनी थी आपसे। आपको तो पता ही है कि दिव्या के ससुर जी हैं नहीं, और मेरा बेटा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो दिव्या को डॉक्टर को दिखा सके। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप हर महीने पंकज को भेज देंगी तो दिव्या डॉक्टर को दिखा लेगी। आराधना जी की बात सुन दिव्या की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर बेटी की बात थी, इसलिए उन्होंने आराधना जी की बात मान ली। 1 महीने बाद आराधना जी ने पंकज को फ़ोन कर आने के लिए बोला ताकि दिव्या डॉक्टर को दिखा सके। पंकज तो आया, साथ ही साथ दिव्या की माँ ने दिव्या के पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाकर भेजे। जैसे ही पंकज आया, आराधना जी उसके हाथों से लड्डू का डब्बा ले अपने कमरे में रख दी और दिव्या को बुलाते हुए बोली, बहू तैयार हो गई, तुम्हारा भाई आया है, जाओ डॉक्टर को दिखा आओ। बहू, मैं क्या सोचती हूँ, क्यों ना तुम कविता को भी अपने साथ लेती जाओ। अब वो बेचारी किसके साथ जाएगी? दिखाना तो दोनों को एक ही डॉक्टर के पास है ना, तो एक ही साथ चली जाओ। अब भला दिव्या कैसे मना करे। ले गई कविता को अपने साथ डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर को दिखाने के बाद कविता चुपचाप जाकर बाहर बैठ गई। एक बार भी उसने दिव्या से या पंकज से पैसों के बारे में नहीं पूछा, और ना ही आराधना जी ने बेटी और बहू को डॉक्टर को देने के लिए पैसे ही दिए थे। दिव्या की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कैसे कविता से पैसे मांगे, जिसके चलते मजबूरी में पंकज को दोनों के पैसे भरने पड़े, जो दिव्या को बहुत बुरा लगा। पंकज दोनों को वापस घर छोड़ चला गया। दिव्या अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी कि तभी आराधना जी उसके कमरे में लड्डू का डब्बा लेकर आते हुए बोली, बहू ये लो, तुम्हारी माँ ने बेसन के लड्डू भेजे हैं, खा लेना। डब्बा रख आराधना जी चली गई तो दिव्या ने डब्बा खोल देखा तो उसमें मुश्किल से 10-15 लड्डू ही थे। दिव्या को बड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगी कि माँ इतने से लड्डू तो भेज नहीं सकती है। तभी दिव्या की माँ का फ़ोन आता है। बातों ही बातों में दिव्या ने कहा, माँ ये आपने 15 लड्डू किसके लिए भेजे हैं? 15 लड्डू? नहीं बेटा, मैंने पूरी गिनती के 50 भेजे थे, ये सोचकर कि 1 महीने तो आराम से खा लेगी। फिर 1 महीने बाद जब पंकज जाएगा तो मैं उसके हाथों दूसरा भेज दूंगी। तेरे लिए तो मैंने 30 लड्डू बनाए थे, 20 तो तुम्हारे घर वालों के लिए भी बना दिए थे अलग से, कि उनको भी दे देगी। माँ की बात सुन हैरानी से दिव्या ने कहा, लेकिन माँ मेरे पास तो मुश्किल से गिनती के 15 लड्डू ही आए हैं। बेटी की बात सुन उमा जी ने कहा, बेटा कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सास ने लड्डू ले लिए हों? माँ की बात सुन कुछ सोचते हुए दिव्या ने कहा, पता नहीं माँ, लेकिन माँ जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, और मैं उनसे पूछूं भी तो कैसे? रहने दो बेटा, फालतू में पूछ कर क्या करोगी? मुझे पता है ना मैंने कितना और क्या भेजा था। जरूर तुम्हारी सास ने ही लिया होगा। अब अगली बार मैं पंकज को बोल दूंगी कि जो भी सामान ले जाए वो तुम्हारे हाथों में ही दे। खैर, फ़ोन रखने के बाद दिव्या अपने काम में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह आराधना जी की आवाज़ आई, बहू जरा 1 गिलास दूध लेकर आना कविता के लिए। दिव्या जैसे ही दूध का गिलास ले सास के कमरे में गई तो कविता उसकी माँ के भेजे हुए लड्डू बड़े आराम से खा रही थी। लड्डू देख दिव्या ने हैरानी से कहा, माँ जी ये लड्डू तो मैंने अलमारी में रखे थे।
तो आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, तुम्हारी अलमारी के लड्डू तुम्हारे पास ही होंगे। ये क्या है ना कि तुम्हारा भाई जब कल लड्डू लेकर आया था तो मैंने उसमें से कुछ लड्डू निकाल लिए थे कविता के लिए। वो क्या है ना, तुम्हारी तरह वो भी तो माँ ही बनने वाली है ना, इसलिए आधा तुम्हें दे दिया और आधा कविता को। अब दिव्या को समझ में आया कि उसकी माँ के लड्डू गायब कहाँ हुए, और वो ये भी समझ गई कि माँ जी झूठ बोल रही हैं कि आधा लड्डू निकाला था। इन्होंने तो सारे लड्डू रखकर गिनती के 15 लड्डू उसे दिए थे। एक बार दिव्या के मन में आया कि बोले, माँ जी, माँ ने तो 50 बताए थे लेकिन मुझे 15 ही मिले। लेकिन फिर ये सोच चुप हो गई कि क्या लड्डुओं को लेकर बहस करे। ऐसे ही करते करते 9 महीने निकल गए। दिव्या की माँ जब भी दिव्या के लिए कुछ भेजती तो उसमें से आराधना जी आधा कर देती या आधा से भी ज़्यादा बेटी के लिए निकाल लेती। और तो और जब डॉक्टर के पास भी जाना होता तो दोनों को पंकज के साथ ही भेजती। ना पंकज को पैसे देती डॉक्टर को दिखाने के और ना ही बेटी को। अभी तक तो ये छोटे मोटे खर्चे थे जिसको लेकर पंकज और दिव्या कुछ कहते नहीं थे। आपस में ज़रूर माँ बेटी की हरकतों को लेकर दोनों भाई बहन आपस में बातें कर लेते। कभी पैसों की बात ना तो पंकज ने आराधना जी से की और ना ही दिव्या ने। लेकिन आज जब दिव्या ने अपने कानों से सुना, उसे सुन वो हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो गई। जब दिव्या किसी काम से सास के कमरे में जा रही थी तो दरवाजे पर ही उसे माँ बेटी की आवाज़ सुनाई दी। आराधना जी कविता से कह रही थी, बेटा, जब बहू का भी ऑपरेशन ही करना है, तेरा भी ऑपरेशन ही करना है, तो डॉक्टर को बोलकर तुम दोनों का एक ही टाइम पर ऑपरेशन करवा लेते हैं। एक ही साथ दोनों निपट जाओगी। लेकिन माँ, ऑपरेशन के खर्च भी तो बहुत आएंगे ना, कविता ने कहा। हाँ, वो तो आएगा बेटा, लेकिन हमें क्या करना है? दिव्या के मायके वाले हैं ना, हर बार की तरह इस बार भी पर्ची उन्हीं को पकड़ा देंगे। खर्च करेंगे तो पैसों की चिंता मत कर, तेरी माँ ने सारा इंतजाम कर रखा है। अब तो बस ऑपरेशन के दिन का इंतजार है, आराधना जी खुश होते हुए बोली। दरवाजे पर खड़ी दिव्या माँ बेटी की बातें सुन हैरान थी। सास की चालाकी के चलते अपने मायके वालों के खर्चे उन्हें तंगी में, भला दिव्या तो क्या, कोई भी लड़की नहीं डाल सकती। कुछ सोचते हुए दिव्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी थोड़ी देर बाद आराधना जी दिव्या के कमरे में आते हुए बोली, बहू, 10 दिन बाद की तुम दोनों के ऑपरेशन की डेट मिली है। एक काम करो, अपने भाई को फ़ोन करके बता दो, वो भी टाइम पर अस्पताल पहुंच जाएंगे। मैं अकेले कैसे तुम दोनों को देखूंगी। कहते हुए आराधना जी मुस्कुराते हुए चली गई। लेकिन दिव्या भी उनकी बातें सुन चुकी थी। चुपचाप वो भी शांत रही, किसी को फ़ोन करके ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 10 दिन बाद जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आया तो आराधना जी ने दिव्या से कहा, बहू, तुमने अपने मायके में बता तो दिया है ना कि आज तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, ताकि सब लोग टाइम पर अस्पताल पहुंच जाए। सास की बात सुन दिव्या ने कुछ भी नहीं बोला तो आराधना जी को कुछ शक हुआ। हॉस्पिटल जब पहुंची तो वहाँ भी दिव्या के मायके वालों का कोई पता नहीं था। तो अब आराधना जी के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही खुद ही पंकज को फ़ोन कर आने के लिए बोला। बेटा, मैं अकेली कैसे दोनों को संभालूंगी। पंकज को पहले से कुछ पता नहीं था। उसे जैसे ही पता चला कि दिव्या का ऑपरेशन होने वाला है और आराधना जी अकेली हैं तो उसने कहा, माँ जी, जीजा जी कहाँ हैं? आज भी उनका ऑफिस है क्या? अरे नहीं बेटा, ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले वो तो सब कुछ नहीं संभाल पाएगा ना। तुम रहते साथ में तो सही रहता।
पंकज ने आने को बोल फोन रख दिया और तुरंत ही दिव्या को फोन मिलाकर उस पर गुस्सा होते हुए बोला, ये क्या तरीका है दिव्या, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? भैया पहले मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं बताया और तुम अभी आओगे भी नहीं। दिव्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अस्पताल में हो, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है और मैं नहीं आऊँगा? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? भैया मेरी बात समझो, ससुराल वाले क्या कहेंगे क्या नहीं उसका पता मुझे है। कहते हुए दिव्या ने अपनी सास की सारी बातें पंकज को बताते हुए बोली, भैया इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप आओ। हर बार की तरह माँ जी इस बार भी 1 रुपये खर्च नहीं करने वाली। और आपको पता है ऑपरेशन के खर्च कितने होते हैं? एक ऑपरेशन के खर्च देने में हालत ख़राब होती है और मुझे पता है पैसे देने के नाम पर माँ जी हाथ फैलाकर बैठ जाएंगी और मजबूरी में आपको देना पड़ जाएगा। दिव्या की बात सुन कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, ठीक है दिव्या तू चिंता मत कर, तेरी सास शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। आज उन्हें पता चल ही जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही पंकज भी आ गया। दिव्या और कविता दोनों का ऑपरेशन हो गया। दोनों ने एक एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। दादी और नानी एक साथ बनने की खुशी में आराधना जी खुशी से नाच उठी। 4 दिन बाद जब कविता और दिव्या को घर जाने को हुआ तो आराधना जी बिल की पर्ची लेकर पंकज को पकड़ाते हुए बोली, देखो पंकज भाई मामा बने हो, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। अब जाओ मामा बनने की कीमत चुका दो, बिल तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। भाई कोई छोटी बात तो है नहीं, भांजा हुआ है तुम्हारा, पद भी बढ़ गया है तुम्हारा। पंकज भी मुस्कुराते हुए पर्ची पकड़ लेता है। दिव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पंकज चुपचाप काउंटर पर गया और थोड़ी देर बाद आराधना जी के हाथ में वही पर्ची पकड़ाते हुए बोला, माँ जी मैं तो अपने मामा बनने की कीमत चुका दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप भी तो नानी बन गई हैं, आपकी तो डबल खुशी है, आपको तो डबल पद बढ़ गया है, तो भला मैं अब आपकी खुशी कैसे छीन लूं? भाई कोई मजाक थोड़ी है। एक साथ दादी और नानी बनने का, इसलिए इस बार तो मुझसे भी ज़्यादा हक आपका बनता है। इसलिए आप ये पकड़िए पर्ची और जल्दी से बिल भर दीजिए, तब तक मैं गाड़ी बुला कर लाता हूँ दोनों को घर ले जाने के लिए। कहते हुए पंकज पर्ची आराधना जी के हाथों में दे और तिरछी नज़रों से दिव्या को देख मुस्कुराते हुए चला गया। अब तो आराधना जी बुरी फंसी। आराधना जी की शक्ल देख एक कहावत याद आ गई, 100 सुनार की तो 1 लुहार की। अब तो आराधना जी इतनी बुरी तरह से फंस गईं कि आखिरकार हार मानकर उन्हें मजबूरी में दिव्या और कविता के ऑपरेशन के पैसे देने ही पड़े। आज आराधना जी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सास का मुंह देख दिव्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज 9 महीने के खर्चे का बदला एक ही झटके में पूरा जो हो गया था।